प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी इंदिरा कॉलोनी बाड़मेर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग मानव भूगोल की उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और एक नए लेसन की बात करेंगे, फोर्थ लेसन, जिसका नाम है जनसंख्या संरचना। विद्यार्थियों, हम मानव भूगोल की दूसरी इकाई के अंदर विश्व जनसंख्या में प्रीवियस लेक्चर के अंदर पूरी तरह से हमने बात की थी विश्व जनसंख्या के बारे में, वितरण, घनत्व और वृद्धि की। आज हम लोग नया फोर्थ लेसन शुरू करेंगे, जनसंख्या संरचना। विद्यार्थियों, जनसंख्या संरचना के अंदर आज हमारे अध्ययन के मुख्य बिंदु रहेंगे परिभाषा और जनसंख्या संरचना के विभिन्न घटक। जनसंख्या संरचना किसे कहते हैं, सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं। किसी भी प्रदेश की जनसंख्या के अंतर्गत जिसमें आयु वर्ग, लिंगानुपात, साक्षरता, व्यावसायिक संरचना आदि पहलुओं का अध्ययन किया जाता है तो उसे जनसंख्या संरचना कहा जाता है। किसी भी प्रदेश की जनसंख्या के अंतर्गत किसी भी प्रदेश की जनसंख्या के अंतर्गत आयु वर्ग, स्त्री पुरुष अनुपात, ग्रामीण नगरीय संगठन, व्यवसाय, साक्षरता आदि पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। तो उसे जनसंख्या संरचना कहते हैं। जनसंख्या संरचना कहते हैं। जनसंख्या संरचना हमारे पाठ का नाम है। जनसंख्या संरचना किसे कहते हैं, सबसे पहले हमें इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी प्रदेश के अंदर हम लोग उस प्रदेश की जनसंख्या को विभिन्न आयु वर्गों में बांटकर अध्ययन करते हैं, या उस प्रदेश के अंदर रहने वाले लोग लिंगानुपात यानी स्त्री पुरुष अनुपात का अध्ययन करते हैं, या फिर हम उस प्रदेश के अंदर रहने वाले लोगों के ग्रामीण और नगरीय संगठन के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे गांव में और नगरों में किस प्रकार लोग रहते हैं, ज़्यादातर जनसंख्या गांव में है या नगरों में, पुरुष ज़्यादा गांव में है या नगरों में, तो ग्रामीण नगरीय संगठन का अध्ययन करते हैं। किसी भी प्रदेश की जनसंख्या के व्यवसाय के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे किस प्रकार के व्यवसाय उस प्रदेश की जनसंख्या या लोगों के द्वारा किए जाते हैं, या फिर किसी भी प्रदेश के अंदर लोगों की शैक्षणिक स्थिति, साक्षरता का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम जनसंख्या संरचना कहते हैं। उसे हम लोग जनसंख्या संरचना कहते हैं। जनसंख्या संरचना के विभिन्न घटक होते हैं। जनसंख्या संरचना के विभिन्न घटक, तो सबसे पहले हमारे सामने जनसंख्या संरचना की परिभाषा जो है वो क्या हो सकती है, महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रदेश की जनसंख्या के अंतर्गत आयु वर्ग, स्त्री पुरुष अनुपात, ग्रामीण नगरीय संगठन, साक्षरता, व्यावसायिक संरचना आदि पहलुओं का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम जनसंख्या संरचना कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जनसंख्या संरचना के विभिन्न घटकों के बारे में। जनसंख्या संरचना के विभिन्न घटकों के बारे में। जनसंख्या संरचना के विभिन्न घटक कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इस पाठ के हमारे अध्ययन के मुख्य बिंदु भी यही रहेंगे, किसी प्रदेश की जनसंख्या की आयु संरचना का अध्ययन करना, ये जनसंख्या संरचना का प्रमुख घटक है। दूसरा है लिंगानुपात। किसी भी प्रदेश के अंदर हम विश्व स्तर पर यहाँ पे बात करेंगे लिंगानुपात के बारे में, स्त्री और पुरुषों का अनुपात किस प्रकार से है। जनसंख्या के संगठन के बारे में बात करेंगे, साक्षरता के बारे में बात करेंगे, और हम व्यावसायिक संरचना के बारे में बात करेंगे। विश्व स्तर पर जनसंख्या संरचना के विभिन्न घटकों के नाम बताइए। तो विश्व स्तर पर जनसंख्या संरचना के अंतर्गत हम विभिन्न घटकों का अध्ययन करेंगे इस अध्याय के अंदर। इस अध्याय के हमारे अध्ययन के मुख्य बिंदु भी यही रहेंगे, आयु संरचना, लिंगानुपात,
जनसंख्या संगठन, साक्षरता और व्यावसायिक संरचना। विद्यार्थियों, ये किसी भी प्रदेश की जनसंख्या के संरचना के अध्ययन करने के मुख्य बिंदु है। इन बिंदुओं को हम ध्यान में रखकर उस प्रदेश की जनसंख्या का अध्ययन करते हैं और किसी भी प्रदेश की जनसंख्या का अध्ययन करना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में जानना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उस देश की, उस राष्ट्र की या उस महाद्वीप की और उस क्षेत्र या प्रदेश की स्थिति के बारे में पता करने के लिए, लोगों के जीवन स्तर और जीवन प्रत्याशा का पता करने के लिए हमारे लिए जनसंख्या संरचना के विभिन्न घटकों का अध्ययन करना महत्वपूर्ण होता है। तो आज हम लोग इस लेसन के अंदर बात करेंगे जनसंख्या संरचना के इन सभी घटक जो है हमारे इस अध्याय 4 के लेसन के मुख्य बिंदु रहेंगे। और मुख्य बिंदुओं के अलावा आज हम लोग अध्ययन करेंगे आयु संरचना के बारे में। जनसंख्या संरचना के कौन से घटक के बारे में अध्ययन करेंगे? आयु संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा मुख्य बिंदु है जनसंख्या संरचना के अंदर सबसे पहले हम लोग किसके बारे में अध्ययन करेंगे? आयु संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो किसी भी देश या प्रदेश के अंदर निवास करने वाले या रहने वाले लोगों को उनकी आयु के अनुसार विभिन्न वर्गों में रखकर अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम आयु संरचना कहते हैं। आयु संरचना की परिभाषा के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। किसी भी प्रदेश में रहने वाले लोगों, किसी प्रदेश या देश में रहने वाले लोगों को उनकी आयु के अनुसार, किसी भी प्रदेश या देश में रहने वाले लोगों को उनकी आयु के अनुसार विभिन्न वर्गों में रखकर अध्ययन किया जाता है, तो उसे आयु संरचना कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? आयु संरचना कहते हैं। तो किसी भी प्रदेश के अंदर रहने वाले लोगों को विभिन्न आयु वर्गों में रखकर अध्ययन किया जाता है। तो विभिन्न आयु वर्गों के अंदर रखकर और अध्ययन करना आयु संरचना कहलाता है। किसी भी प्रदेश की जनसंख्या को वहाँ पर रहने वाले लोगों की आयु के अनुसार विभिन्न वर्गों के अंदर रखकर हम लोग उनके बारे में अध्ययन करते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? आयु संरचना कहते हैं। विद्यार्थियों, हम लोग यहाँ पर विश्व स्तर पर आयु संरचना के बारे में बात करने जा रहे हैं। विश्व स्तर पर आयु संरचना की बात की जाए तो विभिन्न आयु वर्गों के लोगों को मुख्य रूप से 3 भागों के अंदर बांटा गया है। एक बाल आयु वर्ग, दूसरा वयस्क आयु वर्ग और तीसरा वृद्ध आयु वर्ग। विश्व स्तर पर मुख्य रूप से 3 वर्गों के अंदर बांटा गया है: बाल आयु वर्ग, वयस्क आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग। 0 से 14 वर्ष तक बाल आयु वर्ग, 15 से 60 या 64 तक वयस्क आयु वर्ग और 64 के पश्चात 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वृद्ध आयु वर्ग के अंदर सम्मिलित किया जाता है। और आयु संरचना का अध्ययन क्यों करते हैं? तो किसी भी प्रदेश का निर्माण, किसी भी प्रदेश का विकास उस प्रदेश के अंदर रहने वाली कार्यशील जनसंख्या पर निर्भर करता है। और कार्यशील जनसंख्या को ज्ञात करने के लिए हमें आयु संरचना का अध्ययन करना अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो किसी भी प्रदेश का विकास और डेवलपमेंट, उस देश की प्रगति और उन्नति उस देश में निवास करने वाली कार्यशील जनसंख्या पर निर्भर करती है। और कार्यशील जनसंख्या पर निर्भर करती है, इसीलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि उस प्रदेश की कार्यशील जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए हमें उसके विभिन्न आयु संरचना का अध्ययन करना जरूरी है। तो 3 वर्ग इसके अंदर निर्धारित किए गए हैं: बाल आयु वर्ग, दूसरा वयस्क आयु वर्ग और तीसरा वृद्ध आयु वर्ग। बाल आयु वर्ग के अंदर उम्र जो निश्चित तय की गई है वो है 0 से 14 वर्ष तक के लोग। और वयस्क आयु वर्ग के अंदर उम्र तय की गई है 15 से लेकर 60 भी मानते हैं और 64 तक भी मानते हैं।
15 से 64 तक, और 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। 65 से प्लस उम्र में जो भी लोग हैं उन सबको वृद्ध आयु वर्ग के अंदर सम्मिलित किया जाता है। और आयु संरचना का अध्ययन क्यों किया जाता है? किसी भी प्रदेश की कार्यशील जनसंख्या का पता लगाने के लिए आयु वर्ग का अध्ययन किया जाता है। अब विश्व स्तर पर युवा और वृद्ध जनसंख्या के प्रतिशत की यदि हम बात करें तो वो किस प्रकार से है उसके बारे में बात करते हैं। विश्व स्तर पर युवा वर्ग का जनसंख्या प्रतिशत और विश्व स्तर पर वृद्ध जनसंख्या का प्रतिशत। तो विश्व स्तर पर युवा वर्ग की यदि बात की जाए तो विश्व के अंदर युवा वर्ग का जो औसत प्रतिशत है सभी देशों के अंदर 35.2% है, और विश्व के अंदर वृद्धों का औसत प्रतिशत 6.8% है। विश्व स्तर पर यदि देखा जाए तो युवा सबसे ज़्यादा कहाँ हैं? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर 44.71%। और यदि विश्व स्तर पर देखा जाए कि वृद्ध कहाँ है तो यूरोप के अंदर 14.6%। अब इसको देखकर हमारे सामने एक कुछ निष्कर्ष निकलना चाहिए कि भाई युवा ज़्यादा कहाँ है और वृद्ध ज़्यादा कहाँ पर है। अब देखिए युवा ज़्यादा कहाँ पे होंगे, एक छोटा सा अनुमान हम लोग लगा सकते हैं। जहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर बहुत अधिक होगी, जहाँ पर लोगों का जीवन स्तर निम्न होगा, जागरूकता का अभाव होगा, अल्प विकसित देश होगा या विकासशील देश होगा, वहाँ पर जनसंख्या का वार्षिक जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत बहुत अधिक होगा, तो वहाँ पर युवाओं का प्रतिशत भी अधिक होगा। और दूसरी तरफ जो राष्ट्र विकसित है वहाँ पर जीवन स्तर लोगों का अच्छा होता है और वहाँ पे लोग जागरूक होते हैं, वहाँ पर जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर बहुत अधिक नहीं होती, तो वहाँ पर वृद्ध युवा जनसंख्या का प्रतिशत क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप जहाँ पर हमें युवा वर्ग जनसंख्या अधिक दिख रही है, यानी यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर बहुत अधिक है। उसके बाद युवाओं का प्रतिशत एशिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के अंदर सबसे कम दिख रहा है हमें। यूरोप के अंदर युवाओं का वर्ग जो है वो बहुत कम दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ हम लोग वृद्ध जनसंख्या की यदि बात करें, विश्व में 6.8% है यूरोप, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, एशिया और अफ्रीका। वृद्ध सबसे कम कहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं? अफ्रीका के अंदर। युवा सबसे अधिक हमें कहाँ दिखाई दे रहे हैं? अफ्रीका के अंदर। अफ्रीका में वृद्ध कम और युवा क्या है? अधिक है। इसका मतलब हम क्या अनुमान लगा सकते हैं? अफ्रीका की जनसंख्या वृद्धि दर बहुत अधिक है, लोगों का जीवन स्तर निम्न स्तर का हो सकता है, जागरूकता का अभाव हो सकता है, इसलिए यहाँ पर युवा अधिक है लेकिन वृद्ध क्या है? कम। दूसरी तरफ यूरोप की यदि बात करें, यूरोप के अंदर युवाओं की संख्या कम है लेकिन यूरोप वृद्धों के अंदर टॉप पर चल रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यूरोप जहाँ पर जनसंख्या नियंत्रित है, यूरोप के ज़्यादातर देश विकसित है, वार्षिक वृद्धि दर बहुत अधिक नहीं है, लोगों का जीवन स्तर अच्छा है और जीवन स्तर अच्छा होने के कारण यूरोप महाद्वीप के अंदर वृद्धों की संख्या अधिक और युवाओं की संख्या क्या है? कम है। अब यदि राष्ट्रीय स्तर पर बात की जाए, राष्ट्रीय स्तर पर जापान में सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या पाई जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर जापान में सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या पाई जाती है, 18.27%। कहाँ पर मिलती है राष्ट्रीय स्तर पे सर्वाधिक वृद्धों की संख्या? जापान के अंदर। कितने प्रतिशत मिलती है? 18.27% लोग जो है जापान के अंदर वृद्ध है, यानी जापान को बूढ़ों का देश भी कहा जाता है। अब कसर जहाँ जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है, जैसे आज भारत और चीन के लिए जनसंख्या वृद्धि एक संकट है, यदि ये देश अपनी जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण लगा दे या सरकार को पॉपुलेशन से संबंधित कानून, जनसंख्या नियंत्रण संबंधी कानून लाकर इस पर यदि पूरी तरह से पाबंदी लगा दे तो क्या ऐसा किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता। यदि सरकार आज जनसंख्या को पूरी तरह से रोक लेगी तो कुछ ही वर्षों में यानी 30-40 साल के अंदर देश पूरा बूढ़ा हो जाएगा, वृद्ध हो जाएगा। उस देश के अंदर कार्यशील जनसंख्या नहीं रहेगी, सारे बूढ़े लोग ही होंगे, और कार्यशील जनसंख्या नहीं होगी तो उस देश की प्रगति, विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए कोई भी राष्ट्र आज जनसंख्या कानून लाकर और इतनी बड़ी गलती नहीं करना चाहता कि वो जनसंख्या को पूरी तरह से रोक ले, तो थोड़े ही समय पश्चात 30-40 साल बाद वो देश पूरा वृद्ध हो जाएगा। आज यदि राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग बात करें तो वृद्धों की सबसे अधिक संख्या हमें कहाँ मिलती है? जापान के अंदर 18.27% लोग जो है वृद्ध है।
तो ये हमने बात की आयु संरचना के बारे में। आयु संरचना के आधार पर विश्व की जनसंख्या को मुख्य रूप से हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों के अंदर बांटते हैं। सबसे पहले है बाल आयु वर्ग, दूसरे नंबर पर है वयस्क आयु वर्ग और तीसरे नंबर पे है वृद्ध आयु वर्ग। आयु संरचना के आधार पर जनसंख्या को कितने भागों के अंदर बांटा गया है? आयु संरचना के आधार पर मुख्य रूप से 3 भागों के अंदर बांटा गया है। आयु संरचना के आधार पर सबसे पहले बाल आयु वर्ग, वयस्क आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग। बाल आयु वर्ग के अंदर जनसंख्या कौन सी सम्मिलित की जाती है? 0 से लेके और 14 वर्ष तक के बालकों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। वयस्क आयु वर्ग के अंदर 15 से लेके 60 या 64 तक सम्मिलित किया जाता है, वर्ष तक की जनसंख्या को इसमें सम्मिलित किया जाता है। और वृद्ध आयु वर्ग के अंदर 60 या 64 से अधिक आयु वर्ग के जो लोग हैं उनको हम किस में सम्मिलित करते हैं? वृद्ध आयु वर्ग के अंदर सम्मिलित करते हैं। अब बाल आयु वर्ग जो है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं बाल आयु वर्ग के अंदर कितनी जनसंख्या पूरे विश्व के अंदर, वयस्क में कितनी है और वृद्ध आयु वर्ग के अंदर कितनी है। बाल आयु वर्ग के अंदर विश्व में कुल जनसंख्या जो है, कुल जनसंख्या का 26% भाग, आज विश्व की जनसंख्या 714 करोड़, जिसमें 26% भाग किसका है? बाल आयु वर्ग का है। वयस्क आयु वर्ग का कितना है? वयस्क आयु वर्ग का भाग है 66% और वृद्ध आयु वर्ग का जो भाग है वो है 8%। आज विश्व की जनसंख्या लगभग 714 करोड़, जिसमें बाल आयु वर्ग का 26% है, वयस्क आयु वर्ग का 66% है और वृद्ध आयु वर्ग का कितने प्रतिशत है? 8% है। अब वयस्क आयु वर्ग जो है वो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे जो राष्ट्र विकसित है वहाँ पर वयस्क जनसंख्या का प्रतिशत 67% है और जो अविकसित है या विकासशील है वहाँ पर वयस्क आयु वर्ग का प्रतिशत 65%, वहाँ पर 65% और इनका औसत यदि निकाला जाए तो औसत कितना निकलता है? 66%। इन सब आयु वर्गों के अंदर हमारे लिए महत्वपूर्ण सबसे कौन सा आयु वर्ग है? वयस्क आयु वर्ग हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बाल आयु वर्ग के अंदर यदि हम बात करें तो बाल आयु वर्ग अपनी हर आवश्यकता की पूर्ति के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, पूरी तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के लिए बाल आयु वर्ग किस पे निर्भर करता है? वयस्क आयु वर्ग पर निर्भर करता है। और यदि वृद्ध की बात की जाए तो वृद्ध अपनी चिकित्सा सुविधाओं के लिए और अन्य तरह की सुविधाओं के लिए पूरी तरह से किस पे निर्भर रहते हैं? वयस्क पे निर्भर रहते हैं। कहने का मतलब बाल आयु वर्ग अपने स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, पोषण सबके लिए वयस्कों पे निर्भर रहते हैं और वृद्ध भी किस पे निर्भर रहते हैं? वयस्क पे निर्भर रहते हैं। अब अनुमान लगाइए, यदि किसी राष्ट्र की वयस्क जनसंख्या का प्रतिशत कम है तो उस राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी कि नहीं होगी? होगी, क्योंकि बाल भी इस पे निर्भर, वृद्ध भी इस पे निर्भर, देश का डेवलपमेंट, देश का भविष्य भी वयस्क पे निर्भर करता है। और वयस्क कम है तो उस राष्ट्र की प्रगति, उन्नति बाधित होगी, ये श्योर है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति और उन्नति के लिए वहाँ पे वयस्क जनसंख्या यदि अधिक है तो वयस्क जनसंख्या अधिक होने पर वो राष्ट्र उन्नति के शिखर तक बहुत जल्द समय में पहुँच जाएगा और वयस्कों की संख्या कम होने पर उस राष्ट्र की प्रगति के अंदर बाधा उत्पन्न होगी। बाल आयु वर्ग अपनी शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए और पोषण के लिए पूरी तरह से किस पे निर्भर होता है? सबके लिए निर्भर होता है। किस पे? वयस्कों पे निर्भर होता है। अब हमारे सामने एक प्रश्न है
प्रश्न ये है कि विकसित राष्ट्रों में बाल आयु वर्ग का प्रतिशत कम तथा अविकसित राष्ट्रों में प्रतिशत अधिक क्यों? यानी कि इन सब ऑल ओवर के अंदर यदि हम देखें तो जो राष्ट्र विकसित है वहाँ पर बाल आयु वर्ग का प्रतिशत कम होगा और अविकसित राष्ट्रों में बाल आयु वर्ग का प्रतिशत अधिक होगा। जैसे अफ्रीका के कुछ राष्ट्रों के अंदर बाल आयु वर्ग का प्रतिशत अधिक है और दूसरी तरफ यूरोप और ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों के अंदर बाल आयु वर्ग का प्रतिशत कम है। ऐसा क्यों है? विकसित राष्ट्रों में ये प्रतिशत कम क्यों है? क्योंकि हमारे इसका जवाब सुन लीजिए। विकसित राष्ट्रों में बाल आयु वर्ग का प्रतिशत कम है। क्यों कम है? क्योंकि विकसित राष्ट्रों के अंदर जागरूकता, शिक्षा, चिकित्सा और जीवन स्तर लोगों का उच्च स्तर का होता है, जिससे वहाँ पर जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कम होती है, जन्म दर कम होती है और इस कारण विकसित राष्ट्रों के अंदर बाल आयु वर्ग का प्रतिशत कम और दूसरी तरफ अविकसित और विकासशील राष्ट्रों में प्रतिशत उच्च होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ जनसंख्या वृद्धि दर उच्च होती है, लोगों का जीवन स्तर निम्न स्तर का होता है, जागरूकता का अभाव होता है, जन्म दर उच्च होती है, इसीलिए अविकसित राष्ट्रों में प्रतिशत अधिक होता है, बाल आयु वर्ग का प्रतिशत अधिक होता है। वयस्क आयु वर्ग किसी भी देश की कार्यशील जनसंख्या कौन सी होगी? आप तीनों में से मुझे बताइए। किसी भी राष्ट्र की कार्यशील जनसंख्या होगी वयस्क आयु वर्ग। कौन सा आयु वर्ग होगा? वयस्क आयु वर्ग। तो किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए वयस्क आयु वर्ग अति महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें भी एक युवा वर्ग होता है और एक प्रौढ़ वर्ग होता है। 15 से 34 तक युवा और 35 से लेके 60 या 64 तक प्रौढ़ है। तो इसमें एक युवा होते हैं और एक प्रौढ़ होते हैं, युवा और प्रौढ़। युवा 15 से 34 तक और 35 से लेके 60 या 64। कौन सा आयु वर्ग होगा? प्रौढ़। वयस्कों के भी दो वर्ग बनाए गए, एक युवा और एक प्रौढ़। युवा 15 से 34 और प्रौढ़ 35 से लेकर 60 या 64 तक की आयु वर्ग के लोग होते हैं। ये वयस्क आयु वर्ग है। और किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उन्नति के लिए कौन सी जनसंख्या महत्वपूर्ण हो जाती है? वयस्क जनसंख्या महत्वपूर्ण हो जाती है। और वृद्ध आयु वर्ग जिसके अंदर हम लोग देखते हैं 60 या 64 से अधिक, और ये कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? पूरी दुनिया में 8% है। आज दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा वृद्ध जनसंख्या का प्रतिशत किस देश को में देखने को मिलता है? जापान के अंदर। और जापान को बूढ़ों का देश भी कहा जाता है। और कोई भी देश जनसंख्या के नियंत्रित करने के लिए कानून लाकर गलती नहीं करना चाहता। कैसे यदि कर लिया तो निकट भविष्य के अंदर 20, 30 या 40 साल के अंदर पूरे देश के लोग किस प्रकार के हो जाएंगे? वृद्ध। और वृद्ध लोग अपनी चिकित्सा सुविधाओं की सबसे ज़्यादा आवश्यकता वृद्धों को होती है और ये अपनी सुविधाओं के लिए पूरी तरह से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। इसीलिए हम लोग आयु संरचना का अध्ययन करते हैं। किसी भी राष्ट्र के निर्माण, उन्नति को किस प्रकार कोई भी राष्ट्र अपने उन्नति को किस प्रकार कर सकता है, प्रगति किस प्रकार कर सकता है, तो उसके लिए आयु संरचना का अध्ययन किया जाता है। और इस आयु संरचना के अंदर अध्ययन करने के बाद आप मुझे ये बता सकते हैं कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति और उन्नति कौन से वर्ग पर निर्भर करती है? बिल्कुल सही, वयस्क आयु पर निर्भर करती है। और वयस्क आयु वर्ग को ही कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। इस प्रकार आज का हमारा लेसन यही समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी।